पहले तो हम ये देखेंगे, कल हमने एक परिभाषा बताई थी आपको, जनसंख्या के बारे में बताया था, जनसंख्या किसको कहते हैं। तो हमने जीव विज्ञान के संदर्भ में परिभाषा देखी थी और समाजशास्त्र के संदर्भ में परिभाषा देखी थी। तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी में जो परिभाषा बताई थी, वो विशेष प्रजाति के अंतः प्रजनन के संदर्भ में परिभाषा को बताया गया था। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो परिभाषा बताई गई थी, वो व्यक्तियों के संग्रह को परिभाषा के तौर पर बताया गया था। साथ में ही जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया गया था कि किसी विशेष क्षेत्र में और एक वर्ष की अवधि में या किसी विशेष वर्ष में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या में जो बदलाव होता है, उसको जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या का परिवर्तन कहते हैं। और जनसंख्या का ये परिवर्तन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। उसके बाद में हम लोगों ने जनगणना के बारे में देखा था, क्योंकि ये सारी जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के संबंध में जितनी भी चीजें हैं, चाहे लिंगानुपात हो, साक्षरता दर हो, जनसंख्या नीति हो, वो सारी चीजें हमारी जनगणना से ही संबंधित होती है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जनगणना कैसे प्रारंभ हुई और किस देश में प्रारंभ हुई। 1749 में मैंने बताया था स्वीडन में सबसे पहले जनगणना हुई। उसके बाद में प्रति 10 वर्ष पर जनगणना कराने का कार्य जो है अमेरिका ने प्रारंभ किया गया। भारत में अगर देखें तो अंग्रेजों के समय 1772 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई और प्रॉपर तरीके से भारत में जो जनगणना शुरू हुई वो 1881 से शुरू होती है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना कराई थी। तो उसके बाद से हर 10 वर्ष पे भारत में जनगणना होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में जनगणना को कराने के लिए भी एक हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। जनगणना का जो कार्य है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 246, भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 में जनगणना के संबंध में प्रावधान किया गया है और भारत सरकार ने इसके संबंध में जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया गया और उसी के आधार पर ही हम लोग जनगणना का कार्य, हमारी सरकार जनगणना का कार्य कराती है। और भारत में अगर जनगणना के बारे में हम लोग देखें तो इसका एक अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो जिसको जो है एक तरीके से बोलते हैं हम लोग एग्जैक्ट नाम उसका है, अभी मैं याद आएगा तो आप लोगों को बता दूंगा उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। और राज्यों के स्तर पर आयुक्त कमिश्नर होते हैं और जिले के स्तर पर जनगणना कराने का कार्य जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। अभी तक हमारी 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं और 16वीं जनगणना की तैयारी जो है सरकार द्वारा इस वर्ष प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किया था जनसंख्या जो अपना ध्यान दिया था, उन्होंने जनसंख्या की वृद्धि दर और जनसंख्या और साथ में जो संसाधन है उनके बीच में एक संबंध बताया था कि जनसंख्या में जो वृद्धि दर होती है वो गुणात्मक रूप में होती है। जनसंख्या जो बढ़ती है वो 1, 2, 4 और 8, 16 के अनुपात में बढ़ती है और जो हमारे संसाधन हैं वो समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 के उसमें बढ़ते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि अगर ऐसे ही जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो जनसंख्या जो है हर 25 साल में अपनी जो जनसंख्या है उसकी दुगनी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अगर जनसंख्या को एक तरीके से नैतिक नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित ना किया गया, जनसंख्या की वृद्धि को नैतिक नियंत्रण के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो जो प्रकृति है वो स्वतः ही उस जनसंख्या और संसाधनों के बीच में एक समानुपात या एक तरीके से कहें कि सामंजस्य स्थापित कर लेती है। तो सामंजस्य स्थापित करती है वो कैसे करती है? अकाल हो सकता है, महामारी भी आ सकती है, कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में हम देखें तो माल्थस का जो जनसंख्या और जो संसाधनों के बीच का जो संबंध का सिद्धांत है वो प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि जब माल्थस ने अपना जनसंख्या का सिद्धांत उन्होंने दिया था, उन्होंने अपना सिद्धांत जो है 1798 में दिया था अपनी बुक जी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो एक लेख था उसमें उन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। लेकिन उस समय आज से करीबन हम देखें तो करीबन 250 सवा 200 साल 240 साल पहले करीबन उन्होंने वो सिद्धांत अपना दिया था।
तो उस समय ना तो उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया था, ना तो उसमें तकनीकी पक्ष पर गौर किया था, और ना ही चिकित्सीय सुविधाओं के पक्ष पर गौर किया था कि जैसे जैसे तकनीकी बढ़ेगी, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी और लोगों की जो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, लोगों और मृत्यु दर कम होगी। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम देखें, अगर आज के दौर में हम जन को देखें, जैसे कोरोना महामारी फैली हुई है, बेशक जनसंख्या जो है मृत्यु दर लोग मर रहे, मृत्यु हो रही है, लेकिन हम लोगों ने एक तरीके से बीमारी को कंट्रोल करना भी सीख लिया। तो उस समय तकनीकी पक्ष पे और साथ में सामाजिक की जो संरचना थी उस पर गौर नहीं किया गया। समाज की संरचना पर हम देखें कि समाज में उस समय आज तो जो समाज की संरचना है उसमें परिवर्तन आया है। जो है पहले संयुक्त परिवार होते थे, एकल परिवार होते थे, और एकल परिवार जो है आज के समय में जो है ये एक तरीके से अवधारणा ये बन गई है कि छोटा परिवार होगा, और बहुत सारी चीजें हैं सामाजिक जो है परिवर्तन काफी सारे हुए हैं। तो उनके आधार पर एक तरीके से मार्कस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। साथ में हमने ये भी चर्चा करी थी कि 1901 से और 1921 के बीच में भारतीय परिस्थितियों में जनसंख्या जो है मार्कस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो कुछ प्रासंगिक होता है, क्योंकि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी उस दौरान जो है भारत की जनसंख्या एक तरीके से वृद्धि दर जो ऋणात्मक हो गई थी। 1911 से और 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक चली गई थी, क्योंकि उस समय अकाल और महामारी की स्थिति थी और भारत में काफी ज्यादा जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हो गई थी। साथ में हमने लिंगानुपात पर भी चर्चा करी थी, और भी कुछ टॉपिक थे जिन पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना? तो सबसे और एक हमने बताया था आपको, एक आपके में टॉपिक में दे रखा है जनसंख्या जननांकिकी जो है संक्रमण के बारे में आपके उसमें दे रखा है, जननांकी संक्रमण का सिद्धांत। तो अगर क्योंकि जननांकी संक्रमण का जो भी सिद्धांत बने थे वो यूरोप के यूरोप की पृष्ठभूमि में बने थे। यूरोप को एक स्टैंडर्ड मान के किया गया था। लेकिन कल मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में 4 चीजें आपको नोट कराई थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कैसे होती है, पहले 1901 से 1921 तक, 1921 से 1951 तक, 1951 से 1981 तक, और 1981 से वर्तमान तक की स्थिति मैंने आपको बताई थी। तो एक तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य में जननांकी संक्रमण का सिद्धांत पूछे तो आप उन चारों को लिख सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं कि भारत, क्योंकि एक टॉपिक आपका है अर्थव्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या रहे हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के क्या कारण है? तो सबसे पहला तो हम जनसंख्या वृद्धि दर को ये मान सकते हैं, भारत में जो जीवन प्रत्याशा है उसमें वृद्धि हुई है। पहला कारण तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का कारण क्या है। उसमें पहला कारण ये है कि जनसंख्या जो भारत में जो जीवन की प्रत्याशा है उसमें वृद्धि हुई है। जीवन प्रत्याशा का आशय ये है कि एक व्यक्ति की जो उसके जीवन काल है उसका एक औसत निकालते हैं। अगर व्यक्तियों के जीवित रहने का जीवन को कितने वर्ष तक जिया है, अगर उसका औसत निकालते हैं तो उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो अगर औसत जीवन प्रत्याशा की जो जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, भारत में इस समय जीवन प्रत्याशा जो है वो 69 पहुंच गई है, 69 वर्ष जीवन प्रत्याशा हो गई है। जबकि भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1951 में, 1951 में, उस समय जीवन प्रत्याशा 37 ईयर थी। अब जीवन प्रत्याशा में बढ़ने का कारण क्या है? भारत में चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ गई हैं और लोगों की लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के कारण जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। दूसरा, परिवार नियोजन के कार्यक्रम जो होते हैं, जो फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम होते हैं, उनमें कमी होना, फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रमों में कमी होना। अब फैमिली प्लानिंग का मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं, भारत ऐसा पहला देश था, विश्व में पहला ऐसा देश था जिसमें क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही एक तरीके से देखा जाए भारत में जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा था। तो भारत विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन का कार्यक्रम लागू किया। लेकिन परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वो बहुत हद तक
व्यक्ति जो एक तरीके से समाज होता है उस पर डिपेंड करता है, व्यक्ति होते हैं उस पर डिपेंड करता है। और जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शैक्षिक स्तर से भी शैक्षिक पृष्ठभूमि से भी और व्यक्ति के शैक्षिक स्तर पर भी निर्भर करते हैं। तो भारत में क्या कह रहे हैं कि भारत जो पहला वो किया था इसने परिवार नियोजन कब किया था ये? 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952। ओके सर। हाँ, तो परिवार नियोजन के कारण परिवार नियोजन के कार्यक्रम में कमी रही। उसके बाद में हम देखें भारत में बाल विवाह जो है काफी प्रचलित में है। अगर वर्तमान में भी देखा जाए तो कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं या भारत में अगर राजस्थान में अगर हम लोग चले जाएं, वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, तो वहां पे छोटी उम्र में बच्चों का विवाह करा दिया जाता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब अगर छोटी उम्र में विवाह हो जाता है तो जो दंपत्ति होते हैं, नवजोत जो दंपत्ति होते हैं, उनको एक प्रजनन के लिए मतलब बच्चे पैदा करने के लिए उनको एक लंबा समय उनको मिल जाता है बच्चे पैदा करने के लिए। तो इससे क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत में एक तरीके से ये माना गया है कि 20 से 25 अगर 20 से लेके 24 साल तक की अगर महिला है तो उनमें प्रजनन की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन अगर एक तरीके से हम ये देखा जाए, अगर प्रजनन काल हम अगर डिसाइड करते हैं प्रजनन, तो भारत में 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक प्रजनन काल माना जाता है। एक महिला जो है 15 साल से लेकर 49 साल तक वो प्रजनन कर सकती है। और अगर तीसरा कारण, चौथा कारण हम देखें तो अशिक्षा। भारत में अशिक्षा रही है सबसे ज्यादा, और अशिक्षा के कारण ही हमारा जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो 1952 भारत सरकार द्वारा लेके आया गया वो एक तरीके से असफल हो गया। पांचवा कारण हम देखेंगे, धार्मिक कारण है और रूढ़िवादिता। भारत में जो है आप सभी समझते हैं धार्मिक कारण है और रूढ़िवादिता है। धार्मिक कारणों को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में कोई भी चीज होती है उसको धर्म के आधार पर मतलब धार्मिक के आधार पर उसको सोचा जाता है। भारतीय अगर धर्म के आधार पर हम इसको समझें कि प्राचीन काल से ये मान्यता रही है, अगर एक तो विवाह का एक तरीके से विवाह की बाध्यता है कि आप अगर आपने स्त्री या पुरुष हैं तो आपको विवाह करना ही अनिवार्य है। दूसरा, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो हमारे वेद, अगर ऋग्वेद नहीं कहेंगे वेद कहें तो वेदों में ये लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जो है विवाह करता है तो उसके लिए उत्पत्ति आवश्यक है। एक तरीके से जो संतान को उत्पत्ति करना एक तरीके से ऋण माना गया है। तो भारत में जो है अगर आपने शादी की है तो बच्चे आपको पैदा करने ही होंगे एक तरीके से। अगर किसी दंपत्ति के बच्चे नहीं है तो समाज में उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो एक तरीके से भारत में बच्चे पैदा करना अनिवार्य है। दूसरा, रूढ़िवादिता भी है भारत में। रूढ़िवादिता इस तरह से हम समझेंगे कि भारत में एक तरीके से पुत्र प्राप्ति की इच्छा ज्यादातर रहती है। अगर कोई भी जो है दंपत्ति है, अगर तो उनके परिवार में अगर हम लोग देखेंगे तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रहती है। पुत्र प्राप्ति अगर नहीं हो रही तो अगर मतलब उनको एक बेटा तो चाहिए ही चाहिए, चाहे 2 बेटियां हो 3 बेटियां, तो इसी क्रम में जो है बच्चे पैदा जो है वो करते रहते हैं जब तक उनको एक जो है पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। गरीबी सबसे बड़ा कारण है। गरीबी को हम एक तरीके से आर्थिक कारण से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि गरीबी का के कारण जो लोग ये समझते हैं कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो वो जो है एक आर्थिक संसाधन के तौर पर काम, एक तरीके से आर्थिक या मानव संसाधन के तौर पर काम करेंगे और परिवार के लिए एक तरीके से उत्पादक के तौर पर काम करेंगे। दूसरा, अवैध प्रवासी, जैसे कि अभी भी एक मुद्दा जो है नागरिकता को लेकर उठा हुआ है, वो कारण यही है कि भारत में अवैध प्रवासी जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए, ठीक है ना। तो भारत में अवैध प्रवासी भी एक जनसंख्या बढ़ोतरी का काफी बड़ा कारण है, जो एक तरीके से बांग्लादेश और जो अन्य देशों से भारत में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण पर चर्चा की। सबसे पहला कारण हमने देखा जनसंख्या जो है जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी, जो भारत सरकार द्वारा सबसे पहले विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया, उसकी असफलता। फिर हमने देखा बाल विवाह, अशिक्षा और एक तरीके से धार्मिक कारण है, और रूढ़िवादिता, गरीबी और अप्रवासी जो है अवैध प्रवासी, इन सारी चीजें। अवैध प्रवासी, यस सर, ठीक है ना।
तो ये 7-8 कारणों पर हमने चर्चा की। तो अगर हम देखें तो जनसंख्या के फायदे क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, अगर उसके 2-3 फायदों पर हम लोग चर्चा। हाँ सर, अवैध प्रवासी एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, अवैध प्रवासी का मतलब ये हो गया कि अगर किसी देश, क्योंकि अवैध प्रवासी जो आते हैं वो अपने देश से अगर किसी भी देश में जा रहे हैं, अगर किसी भी देश में वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि या तो एक तरीके से उनके देश में उनको जो है भोजन, शिक्षा या अन्य लाभ उनको नहीं मिल पा रहे हैं। एक तरीके से वो दूसरे देश में अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं तो आर्थिक कारणों से माइग्रेट कर रहे हैं। तो जैसे हम देखें तो भारत में इस समय काफी सारे बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। अब जैसे वो अवैध प्रवासी के तौर पर रह रहे हैं, और बांग्लादेश से आए क्यों हैं वो, क्योंकि वहां ऐसी परिस्थितियां नहीं है उनके लिए जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कर सकें। तो इस समय अगर हम जो है पूर्वी क्षेत्र में जहां देखें, जहां हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहां पे असम में, और वहां पे काफी सारे बांग्लादेशी लोग हैं, और धीरे धीरे करके उन्होंने भारतीय नागरिकता या भारतीय जो है संसाधन है और उन पर एक तरीके से उन्होंने कब्जा भी कर लिया है। तो सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि अभी जैसे ये बिल लेके आया गया है, नागरिकता संशोधन जो विधेयक लाया गया है, उसका उद्देश्य यही है कि जो शरणार्थी के तौर पर आए हैं, जो धार्मिक शरणार्थी हैं, धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर दूसरे देशों से आए हैं, उनको तो नागरिकता दी जाए, लेकिन जो भारत में अवैध प्रवासी के तौर पर है उनको भारत से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये लोग जो है भारतीय जो संसाधन है और उन पर एक तरीके से बोझ है, और इसकी कारण जो भारत के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको जो है एक तरीके से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि वो उसका अधिकांश जो हिस्सा होता है उसका उपयोग ये भी अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब हम जो है जनसंख्या के कुछ फायदों पर चर्चा करेंगे। तो एक सबसे बड़ा फायदा तो ये जनसांख्यिकीय लाभांश। तो जनसांख्यिकीय लाभांश को हम ये इस तरीके से समझेंगे, अगर किसी देश की जनसंख्या में युवा और कार्यशील जनसंख्या मैंने आपको बताई थी कि ऐसी जनसंख्या जो है 15 से 64 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं, स्वस्थ हैं और जिनके अंदर योग्यता और क्षमता है। तो अगर किसी देश के अंदर युवा हैं और जो है वो युवा हैं और कार्यशील जनसंख्या जो है उसका उत्पादक जो है कार्यों में उपयोग जो किया जाए, उसका जो है एक तरीके से, तो उससे जो अर्थव्यवस्था को जो लाभांश होगा वो जनसांख्यिकीय लाभांश कहलाता है। तो एक तरीके से हम देखें कि भारत में अगर जनांकी लाभांश की स्थिति में देखें तो भारत की अभी जनसंख्या जो है करीबन भारत की जनसंख्या का 60% जो है वो 15 से जो है 64 वर्ष की आयु का है। अगर 60% से कुछ परसेंट ज्यादा है तो हम उसको एक अप्रोक्स 60 मान लेते हैं। तो और ये स्थिति भारत में अगले 20 वर्ष तक रहनी है, क्योंकि भारत जो है एक तरीके से भारत को कहा जाता है भारत युवाओं का देश है, और भारत अपनी जो युवा शक्ति का इसका उपयोग जो है अपनी आर्थिक विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कर सकता है। तो अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उसका फायदा जो है भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के तौर पर ले सकता है। दूसरा, मानव संसाधन में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब व्यक्ति जो है एक मानव संसाधन के तौर पर भी काम करता है, तो इसका जो है उपयोग जो है वो भारत को एक आर्थिक तौर पर भी ले सकता है, क्योंकि भारत के पास एक काफी ज्यादा वर्क फोर्स है, कार्यबल है भारत के पास में। वर्क फोर्स मतलब मैंने आपको पहले बता ही दिया था, जो है कार्यबल भारत के पास में काफी सारा है, तो उसका अर्थव्यवस्था में भी उसका उपयोग कर सकता है। दूसरी, जनसंख्या अगर ज्यादा जनसंख्या है तो इसका मतलब यह है कि भारत के पास में एक काफी बड़ा बाजार है। मतलब बाजार का मतलब ये हो गया कि बाजार में दो चीजें होती हैं, एक उपभोक्ता होगा और एक उत्पादक होगा। और दूसरी चीज बाजार इस सेंस में है कि भारत में जैसे मैंने अभी तो आपको बताया उत्पादक और उपभोक्ता, बाजार का मतलब हो गया एक तरीके से उपभोक्ता वर्ग। इस समय भारत की जनसंख्या जो है अगले 5 साल में 2025 तक विश्व की जनसंख्या में पहले नंबर पर हो जाएगा। तो भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार हो जाएगा। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए जितनी जनसंख्या हमारी है उसको एक तरीके से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, और जो है एक बड़ा बाजार भी भारत को मिल जाएगा। दूसरा, बड़ी सेना जो है, चौथा कारण हम ये देख सकते हैं
कि जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो एक शक्तिशाली सेना भारत के पास में होगी। तो मोटे मोटे ये 4 कारण हमने देखे। जनांकी लाभांश भारत को मिल सकता है, मानव संसाधन में जो है बढ़ोतरी हो सकती है, और दूसरा जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या होगी तो एक बड़ा बाजार भारत को मिल जाएगा, दूसरा और शक्तिशाली सेना भारत के पास में होगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि ये टॉपिक आपके, हाँ कोई कुछ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में जो है या आर्थिक विकास में जो जनसंख्या वृद्धि है या जो बड़ी जनसंख्या है वो किस तरीके से एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इसको भी हम 2-3 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या इस समय मतलब 1 अरब 33 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं, और अगले 5 साल में 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी होगी। तो नकारात्मक एक तरीके से आर्थिक विकास को ये कैसे प्रभावित करेगा, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपने आर्थिक विकास को पहले हम समझेंगे कि आर्थिक विकास होता क्या है। पहले हम आर्थिक समृद्धि समझेंगे, और आर्थिक समृद्धि के साथ हम आर्थिक विकास को समझेंगे। अगर किसी देश की आर्थिक समृद्धि को हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली बढ़ोतरी। आर्थिक समृद्धि का मतलब ये हो गया कि किसी देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, और उस देश के की प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है वो, उसको हम जो है आर्थिक समृद्धि के तौर पर देखते हैं। ठीक है ना। आर्थिक समृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन को नापती है। जैसे जीडीपी हमारी वृद्धि दर, मान लो आप लोगों ने न्यूज चैनल पे या जो है समाचारों में या अखबारों में आप लोग पढ़ते होंगे कि भारत की जीडीपी दर जो है अभी सरकार ने जैसे बताया कि जीडीपी दर जो भारत की करीबन 3% से नीचे आ गई है, या पहले सरकार ने बताया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर चली गई है। ठीक है ना। तो ऐसे ही भारत में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा हर साल आता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है 80,000 रुपए है या 90,000 रुपए, इस टाइप के आंकड़े जो है हर साल सरकार जारी करती है। अब आते हैं, जब एक बार आर्थिक विकास आप समझेंगे तो आर्थिक विकास। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए सर इसे रिपीट कर दीजिए जरा। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बताइए। आर्थिक समृद्धि को सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ आर्थिक समृद्धि, हाँ बताइए। आर्थिक समृद्धि का मतलब हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है ना। पहले इंग्लिश में समझिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक जो समृद्धि होती है वो किसी भी देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है उसको दर्शाता है। ठीक है ना। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है ना। आर्थिक समृद्धि जो है एक मात्रात्मक परिवर्तन है, मतलब ये मात्रा को दर्शाता है कि भारत में अगर हम देखें जीडीपी दर इस समय 7% चल रही है, या घट के, मतलब कोरोना की वजह से आर्थिक, और जो इस समय एक महामारी की वजह से जीडीपी दर जो है घट के आ गई है, कितनी जो है करीबन 3% के आसपास आ गई है या इससे नीचे आ गई है। तो एक मात्रा तक दिखा रहा है, कभी 7 अंक की दिखाता है, कभी 5 अंक की दिखाता है, कभी 3 अंक की दिखा रहा है। तो एक मात्रा तक परिवर्तन ये दिखा रहा है। ऐसे ही प्रति व्यक्ति आय होती है, तो प्रति व्यक्ति आय जो निकाली जाती है, जो राष्ट्रीय आय जो होती है, उसे जो जनसंख्या हमारी जो होती है उससे भाग देकर हम लोग निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय इस समय मान लो करीबन लास्ट ईयर तक मुझे ध्यान है करीबन 80 या 90,000 के आसपास ही प्रति व्यक्ति आय। तो ये एक मात्रा दिखा रही है कि भाई हमारी इतनी मात्रा है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की। तो आर्थिक विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है। आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है, मतलब जो क्वालिटी में क्या परिवर्तन हुआ है। अब आर्थिक विकास जो होता है जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को तो दर्शाता ही दर्शाता है, साथ में जो जीवन की भौतिक आवश्यकताएं हैं, किसी व्यक्ति के भौतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ उसको भी दर्शाता है। ठीक है ना।
भौतिक परिवर्तन का मतलब आपकी शिक्षा के स्तर को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य के स्तर को दर्शाता है, साथ में ही आधारभूत संरचना में क्या विकास हुआ है उसको दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति को कितनी जो है उसको एक तरीके से हम ये कहें कि कितना ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ी है, कितना शहरीकरण अगर हुआ है, तो वहाँ स्ट्रीट लाइटें लगी हैं या नहीं लगी हैं, एक तरीके से जो आर्थिक विकास किसी भी देश की के व्यक्ति जो है उनके जीवन में आने वाले मूलभूत परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है ना। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को आपने समझा। आर्थिक वृद्धि जो है एक मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है किसी और आर्थिक विकास जो है जीडीपी और जो प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ोतरी हो ही रही है, लेकिन साथ में व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको भी ये बताता है। तो अब हम लोगों ने बात करी आर्थिक विकास की। तो आर्थिक विकास में हम लोगों ने जाना जीडीपी और जो है प्रति व्यक्ति आय तो साथ में यही है, और शिक्षा या स्वास्थ्य या रोजगार के स्तरों में किस स्तर पर बढ़ोतरी हुई है वो भी उसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो अगर हम देखें कि जैसे हमने बताया कि पहला हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो उसका आर्थिक जो विकास है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला विकास तो यही पड़ेगा कि जो मानव जो पूंजी है उस पे वो और प्रति व्यक्ति आय उस पर एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो निकाली जाती है वो देश की जो है टोटल इनकम से जनसंख्या का भाग देकर अगर समझें अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो लोगों के बीच में जो प्रति व्यक्ति आय का ज्यादातर डिवाइड होगा तो सभी लोगों को कम मिलेगी वो चीज। ठीक है ना। तो ऐसे तो क्या होगा, हमारी जो मानव पूंजी है, जो पूंजी निर्माण की जो क्षमता है और प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। अब पूंजी निर्माण को भी मैंने आपको समझाया था, जो है लास्ट क्लास हमने ली थी। पूंजी निर्माण एक तरीके से डिपेंड करती है हमारे बचत और निवेश पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास बचत कम होगी तो आप निवेश कम करोगे, और निवेश जो होगा वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। जो निवेश एक तो हम उत्पादक गतिविधियों में भी कर सकते हैं और उसका पूंजी निर्माण में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जब अगर पूंजी निर्माण में उसका उपयोग कम करेंगे तो एक तरीके से कम पूंजी निर्माण होगी। पूंजी का एक तरीके से उपयोग हम करते हैं अपनी आर्थिक गतिविधियों में, औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक और पूंजी को मैंने आपको बताया था, हमारी मशीन, कल कारखाने, मतलब जो उत्पादन के साधन है वो एक तरीके से हमारी पूंजी है। तो जब हमारे पास बचत ही कम होगी तो हम जो आर्थिक उत्पादन के जो साधन है उस पर कम इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर वही स्थिति आ जाएगी, कम प्रोडक्शन होगा, कम जो है बचत होगी, फिर कम निवेश होगा। तो ये एक चक्र बना हुआ है अर्थव्यवस्था का। तो जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो पूंजी निर्माण और हमारी प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी। ठीक है ना। फिर दूसरा देखें कि जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसका प्रभाव जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था को हम ऐसे समझेंगे, या मोटे तौर पर आप समझ ही रहे होंगे शिक्षा व्यवस्था पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि जब ज्यादा जब जनसंख्या होगी तो उसके लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं शिक्षा स्वास्थ्य को उनको उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक तरीके से कठिन होगा। तीसरा बिंदु हम इसमें एक तरीके से ये देख सकते हैं कि जो सार्वजनिक जो तीसरा बिंदु हम इसमें देख सकते हैं, एग्जैक्ट बिंदु आर्थिक, हाँ, एक तरीके से हम इसमें ये भी समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव जो है पूंजी जो है आर्थिक विकास में इस तरीके से पड़ेगा, हमारा जो मानव संसाधन है उस पर पड़ेगा। मानव संसाधन का मतलब हो गया मनुष्य जो है, जो व्यक्ति होंगे हमारे, जो हम लोग जो है एक तरीके से हम समझ सकते हैं मानव संसाधन पर इसका प्रभाव वो कैसे पड़ेगा, क्योंकि उसको हम शिक्षा व्यवस्था से ही कनेक्ट करके देखेंगे कि अगर जब जनसंख्या ज्यादा हमारी बढ़ोतरी होगी तो जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त शिक्षा ना दी जाए या उसके पर्याप्त स्वास्थ्य का ध्यान ना रखा जाए तो इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, मानव के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। और चूंकि भारत जो है इस समय एक तरीके से जो है जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है, तो उसका जो है प्रॉपर तरीके से हम जो उपयोग है अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने लोगों को, जो हमारे युवा हैं, उनको हम बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे
तो मानव जो संसाधन है उसका भी उपयोग हम एक तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही कुछ एक आध पॉइंट और हैं, वो एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको नोट करा दूंगा या मैं आपको जो है एक तरीके से व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है ना। अब हम जो है बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि भारत में बताई गई जनसंख्या नीति के बारे में। जनसंख्या नीति और जनसंख्या आयोग और जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के बारे में चर्चा की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत स्वतंत्रता के बाद से ही अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक तरीके से उन्होंने प्रारंभ कर दिए थे, और भारत विश्व में पहला ऐसा देश था जिसने परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1952 में लागू किया गया था। तो भारत में जनसंख्या के संबंध में एक नीति बनाने का कार्य जो है 1960 के आसपास ही प्रारंभ हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि जनसंख्या के पहले जो है योजना आयोग होता था, और अब जो है परिवार नियोजन जो है योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। तो योजना आयोग द्वारा इस दिशा में पहली बार जो है प्रयास किया गया था। तो 1976 में 1976 में भारत में पहली बार जो है जनसंख्या नीति भारत की 1976 में भारत में पहली बार जनसंख्या नीति को लाया गया। फिर उसके बाद में 1978 में संशोधित जनसंख्या नीति जारी की गई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो है जनसंख्या नीति के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, 1960 में प्रयास प्रारंभ कर दिया था, और 1976 में पहली बार हमारी जनसंख्या नीति आई, और 1978 में उस जनसंख्या नीति को संशोधित किया गया। वर्तमान में जो हमारी जो नई जनसंख्या नीति है वो हमारी पुरानी जनसंख्या नीति हो गई थी। सरकार द्वारा 2000 में एक नई जनसंख्या नीति सरकार लेके आई। 2000 में सरकार जो है नई जनसंख्या नीति लेके आई। तो नई जनसंख्या नीति को जो समझने का प्रयास करेंगे कि नई जनसंख्या नीति में जो सरकार का क्या उद्देश्य था। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया 1951 से 81 तक एक तरीके से हमारी जनसंख्या जो बढ़ी है वो इतनी गति से बढ़ी है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जो नई जनसंख्या नीति का मेन उद्देश्य ये है कि भारत की जो जनसंख्या है जो तीव्र गति से बढ़ रही है, कैसे उस जनसंख्या को रोका जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे रोका जाए, और जनसंख्या जो बढ़ रही है कैसे एक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य जो है प्राप्त किया जाए। तो मेन उद्देश्य यही था कि जो जनसंख्या हमारी तीव्र गति से बढ़ रही है, कैसे स्थिर जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको कैसे स्थिर किया जाए। ठीक है ना। तो जब सरकार ने 2000 में जनसंख्या नीति बनाई तो उसने जो भी उसमें जनसंख्या नीति में जो भी उन्होंने प्रावधान किए थे, तो उनका ये मानना था कि 2000 से लेकर 2025 मतलब 25 वर्षों के अंतराल में हम अपनी जनसंख्या को जो वृद्धि हो रही है उसको स्थिर कर लेंगे एक तरीके से। लेकिन सरकार ने जो भी जनसंख्या नीति में जो भी प्रावधान किए, उन प्रावधानों को ज्यादातर राज्यों द्वारा एक तरीके से पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, या उनको जो है ग्रासरूट लेवल पर, धरातल के स्तर पर एक पूरी तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया। ठीक है ना। तो उसके बाद में जब बीच में जब नई जनसंख्या नीति की हमारी जब समीक्षा की गई, तो ये माना गया कि 2025 तक हम लोग अपनी जनसंख्या को स्थिर नहीं कर सकते हैं। तो अब उन्होंने हमारी जो जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य वर्ष 2070 निर्धारित किया है। मतलब ये मान लिया गया है कि हम लोग 2070 तक अपनी जनसंख्या स्थिरता को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही हो गया कि वर्ष 2070 तक, पहले 2025 तक माना गया था, लेकिन संशोधन ये कर दिया कि भारत जो है अपनी जनसंख्या वृद्धि को 2070 तक स्थिरता प्राप्त कर लेगा। ठीक है ना। दूसरा इसमें यह कहा गया कि चूंकि विवाह जो है भारत में एक सामाजिक संस्था है, तो जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विवाह की आयु को बढ़ाया जाए। तो लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के के लिए जो है न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित
की गई और उसका जो है कठोरता से पालन किया जाए। इसका कारण ये भी है कि भारत में बाल विवाह, अभी भी बाल विवाह एक जो है काफी मात्रा में होते हैं और बाल विवाह को जो है, बाल विवाह के लिए कानून भी जो है जो रोकने के लिए कानून भी बनाया गया, बाल विवाह निषेध कानून भी बनाया गया है। तो कारण यही है कि एक तरीके से जो है लड़का और लड़की के लिए विवाह की आयु निश्चित कर दी गई। दूसरा, ऐसे नव दंपत्ति जो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपनाते हैं, उनको सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तीसरा ये था कि ऐसे जो ग्राम पंचायत है या ऐसे नगर क्षेत्र जो जनसंख्या नीति जो है उसको लागू करेंगे या परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करेंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है ना। फिर इसमें ये कहा गया कि जो गर्भपात के जो कानून हैं, क्योंकि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में जो है जो धार्मिक परंपराएं, जो रूढ़िवादी भारत में है, उसका मेन कारण यही है कि लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो इसके कारण भारत में जो है गर्भपात भी जो है काफी होते हैं। तो सरकार का ये मानना था कि गर्भपात के लिए भी कानून बनाया जाए, जैसा कि अभी सरकार द्वारा गर्भपात के लिए कानून भी बनाए गए हैं। तो गर्भपात की जो सुविधा है उसको विस्तार दिया जाए। ठीक है ना। साथ में सरकार का ये भी मानना था कि विवाह और जन्म, मृत्यु दर आदि का जो पंजीकरण है उसको अनिवार्य किया जाए। अभी तक भारत में ये चीजें अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अब सरकार द्वारा ये चीजें अनिवार्य कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर विवाह करता है और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या बच्चे का जन्म होता है तो उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाए। ठीक है ना। जैसे कि अब अभी आप लोग देखते होंगे, अगर किसी कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग किसी बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वो लोग ये मांगते हैं कि या नगर निगम के द्वारा जारी किया होना चाहिए। तो एक तरीके से अगर आपको कोई बच्चा पैदा होता है तो एक तरीके से आपको वहां लगना पड़ता है कि भैया हमारे यहाँ बेटा या बेटी कोई पैदा हुई है, तो एक तरीके से बच्चे का जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा जहाँ दाह संस्कार वगैरह होते हैं तो वहां पर भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां भी मृत्यु का एक तरीके से सर्टिफिकेट उनके द्वारा भी जारी किया जाता है। अगर गांव के स्तर पर हुई है तो ये जो है ग्राम प्रधान के द्वारा मृत्यु का पंजीकरण जारी किया जाएगा तो उस व्यक्ति की डेथ होगी। तो ये एक तरीके से सरकार के पास में जनसंख्या के संबंध में रिकॉर्ड का एक रखरखाव जो है सरकार के पास में होता है। तीसरा, भारत में, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पे अभी चिकित्सीय सुविधाएं जो है उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होनी चाहिए, तो भारत में जो मातृत्व मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा है। तो सरकार द्वारा इस नीति में ये प्रावधान किया गया कि मातृत्व मृत्यु दर है उसको प्रति 1 लाख पर 100 मतलब 100 तक लाया जाए। क्योंकि भारत में आप लोगों ने देखते होंगे कि क्योंकि अभी भी कुछ केस, कोरोना के समय भी कुछ केस आ रहे हैं जिसमें जो है मातृत्व जो है ऐसी माताएं जिनको जो है इनकी डिलीवरी होनी है और उनकी जो है डेथ हो गई। तो और ये चीजें जो है ऐसे क्षेत्र ज्यादा हैं जहाँ पर संस्थागत, एक तरीके से हम कहेंगे इंस्टीट्यूशन जो है प्रसव की सुविधा नहीं है। संस्थागत प्रसव का मतलब हॉस्पिटल और ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो वहां मातृत्व मृत्यु दर ज्यादा होती है। तो आप लोगों ने, जैसे मैंने कुछ योजनाएं आपको बताई थी, सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को जो है राष्ट्रीय मातृत्व जो है सहायता उनको दी जा रही है। राष्ट्रीय मातृत्व योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और ये आशा कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसमें सरकार द्वारा संस्थागत प्रसव कराने पर महिलाओं को जो है प्रोत्साहन भत्ता उनको दिया जाता है। तो उसका उद्देश्य यही था सरकार का। अगर हम एक चीज यहाँ गौर करेंगे, चाहे वो हमारी बेरोजगारी की कार्यक्रम हो, रोजगार के कार्यक्रम हो या जनसंख्या के कार्यक्रम हो, वो एक दूसरे से आपस में लिंक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारी सरकार ने गरीबी निवारण के लिए तरीके से जो गरीब महिलाएं हैं उनको संस्थागत प्रसव उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मातृत्व जो है सहायता कार्यक्रम जो चलाया था, उसका उद्देश्य यही था कि जो गरीब महिलाएं उनको मातृत्व लाभ तो दिया ही जाए, साथ में जो मृत्यु महिलाओं की जो प्रसव के दौरान जो मृत्यु होती है उसको कम किया जाए। तो सरकार का ये उद्देश्य था 2002 में जब जनसंख्या नीति लेके आई तो 1 लाख की के स्तर पर जो महिलाओं की जो मृत्यु हो रही है, मातृत्व जो मृत्यु दर है उसको 100 मतलब 100 मतलब 100 तक उसको लाया जाए।
ऐसे ही भारत में जो है शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा रही है। तो उसका भी कारण यही है कि जो प्रसव जो होते हैं वो संस्थागत नहीं होते, हॉस्पिटलों में नहीं होते। जब अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्यादातर प्रसव जो है वो एक तरीके से घर में या किसी छोटे मोटे जो है जगह करा लिए जाते हैं, और जिससे बच्चों में संक्रमण हो जाता है और उनकी जो है एक तरीके से डेथ हो जाती है। दूसरा ये कि क्योंकि बच्चे के लिए अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए 1 या 2 महीने जो है ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें उनको प्रॉपर तरीके से पोषण उनको मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और जो शिशु मृत्यु दर जो है एक तरीके से शिशु मृत्यु दर बढ़ती है। तो सरकार का ये था कि जो शिशु मृत्यु दर है जो एक तरीके से हो रही है उसको प्रति 100 पर 30 लेके आया जाए। मतलब अगर 100 बच्चे अगर हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं तो कम से कम उसको 100 से नीचे लेके आया जाए। मतलब 100 से कम 100 अगर बच्चे पैदा हो तो उसमें 30 से कम बच्चों की भारत में डेथ हो। लेकिन अभी ये आंकड़ा अगर आज की डेट में देखें तो ये आंकड़ा और कम जो है एक तरीके से हो गया है। तो कुछ ऐसी नीतियां जो है सरकार द्वारा लेके आई गई, ये जो मैंने आपको बताई वो जनसंख्या नीति में हमारी में थी। और सरकार जो है जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए या मातृत्व मृत्यु दर को रोकने के लिए या शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए इस टाइप की नीतियां सरकार द्वारा जो है समय समय पर बनाई जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, क्योंकि जब राष्ट्रीय नीति बनाई तो उस नीति को कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया। ये भी सरकार द्वारा वर्ष 2000 में ही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग वर्ष 2000 में बनाया गया और इसका उद्देश्य यही था कि जो जनसंख्या नीति है और जो जनसंख्या नीति को कार्यान्वित करने के लिए जितनी भी हम योजना बनाएंगे तो उनको हम फंडिंग कैसे करेंगे। दूसरा, उन योजना बनाई जाएंगी उनका कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, उन योजनाओं को जो है निर्देशित कैसे किया जाएगा और उन योजनाओं की निगरानी कैसे की जाएगी। तो उन योजना को कार्यान्वयन करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए, उनको निर्देशित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। बाद में जो है इसका पुनर्गठन भी किया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय होता है और जो मंत्री होता है वो इसके उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, क्योंकि अब जब सरकार ने जनसंख्या नीति बना दी, जनसंख्या आयोग बना दिया, तो जब आयोग बना दिया सरकार ने तो अब जो योजना लागू करी जाएंगी, कुछ योजनाएं तो ऐसी होती है जो सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर लागू करी जाती है। हाँ सर, उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष इसमें होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है सर। ठीक है। अब सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बना दी, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बना दिया और आयोग को जिम्मेदारी दी कि जो भी जनसंख्या के नियंत्रण के कार्यक्रम होंगे उनका कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, उनका निर्देशन कैसे किया जाएगा और उनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा। साथ में इसमें एक व्यवस्था भी ये भी की गई कि जितने भी कार्यक्रम लागू किए जाएंगे जो पूरे भारत में, तो उनके मध्य जो अन्य राज्य हैं उनके स्तर पर भी ये कार्यक्रम लागू किए जाएंगे, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कैसे होगी उसकी भी देखरेख जो है ये राष्ट्रीय जो है जनसंख्या आयोग करता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं, अब जो कार्यक्रम जो चलाए जाएंगे उनकी फंडिंग कैसे होगी, उनके लिए पैसा कैसे आएगा। तो सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष, नेशनल पॉपुलेशन जो है राष्ट्रीय हिंदी में समझिए इसको, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष का जो है सरकार ने गठन किया। तो इस कोष का जो गठन सरकार द्वारा जो है 2003 में किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष का गठन सरकार द्वारा वर्ष 2003 में किया गया और इस जो कोष की प्रारंभिक जो पूंजी थी, प्रारंभिक जो इसमें फंड दिया गया वो 100 करोड़ रुपए दिया गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। और जो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष का जो गठन किया गया है
उसका गठन भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्री होते हैं वो उसके उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होते हैं। सर फंड तो कितना यहाँ दिया तक आज की क्या फंड कितना दिया गया था? 100 करोड़? हाँ, 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ इसको प्रारंभ किया गया था। मतलब इतनी 100 करोड़ तो उसमें फंड में रहेगा ही रहेगा, इतना पैसा तो जो स्थिरता कोष में। वो तो सरकार जो है आगे उसमें बढ़ोतरी करती रहती है, लेकिन 100 करोड़ की जो आरंभिक पूंजी के साथ में, कैपिटल के साथ में उसका निर्माण किया गया। ठीक है सर। हाँ, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। कल एक आध दो टॉपिक और छूट गया है इसमें, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, जन्म दर, मृत्यु दर, यही छूटा है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं इसको समझा देता हूँ। जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है समझ लीजिए, अभी ये भी खत्म हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जन्म दर एक तरीके से किसी वर्ष में तो हम जो अशोधित को समझेंगे। अशोधित जन्म दर क्या होती है? 2 दरें होती हैं सरकार द्वारा, 2 तरीके से निर्धारित किया जाता है। एक अशोधित जन्म दर मतलब ट्रूड बर्थ रेट, और एक संशोधित जन्म दर। और ऐसे ही अशोधित मृत्यु दर और संशोधित मृत्यु दर, 2 दरें होती हैं। तो अशोधित होती है कि किसी क्षेत्र में जो पैदा होने वाले क्षेत्र में आवाज नहीं आ रही सर। पैदा होंगे। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, कट के आ रही। आवाज नहीं आ रही।